क्या होगा? P/R²। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत? ध्यान से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत ईमानदारी से करिएगा, फल जरूर मिलेगा। मेहनत ईमानदारी से नहीं करिएगा, फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि धान रोपेंगे और गेहूं काटेंगे। संभव है? बिना पढ़े हम बिहार टॉपर बन जाएंगे? संभव है? कभी नहीं। आपको कम से कम मेहनत करना पड़ेगा ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एक बार कोर्स का पैसा दे दिए तो उनको समझ में आता है यार पूरा पैसा दे दिए अब उसी में सब चीज करेंगे। नहीं, हर चीज का एक सिस्टम बना होता है, उस सिस्टम में ढलिए और जो टीचर आपसे कहता है उस टीचर की बात को ध्यान से सुनिए, समझिए ना। जो टीचर की बातों को फॉलो करता है वो लाइफ में हमेशा सक्सेस करता है, याद रखिएगा। जो अपना फालतू दिमाग लगाता है वो कभी सक्सेस नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो रहा है वो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इस बीच बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन भी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं ऑफलाइन वीडियो को देख रहे हैं और ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन मतलब पढ़ने से पहले आज एक पॉजिटिव थॉट की बात करेंगे। ये पॉजिटिव थॉट आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। हम लोग को मेहनत इस तरह से करना चाहिए, कोशिश इस तरह से करना चाहिए कि हमको ये पता ना चले कि हम उस मुकाम तक कैसे पहुंच गए। इसलिए आपकी थोड़ी सी अभ्यास, थोड़ी सी कोशिश आपको अपने मुकाम तक पहुंचा सकती है। चाहे वो आपके एग्जाम का रिजल्ट की बात करें, चाहे वो आपके गोल की बात करें। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहला आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और कोशिश आप भी करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विद्युत विभव का CGS पद्धति में तथा SI पद्धति में मात्रा क्या होगा? बताइए शिवम, आप बताइए क्या होगा इसका मात्रा? बहुत बढ़िया, बैठिए। और कोई बताएगा? आप बताइए साक्षी। CGS पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक स्टैट वोल्ट या एफ वोल्ट होगा। SI पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। बहुत बढ़िया, आप बताइए बाबू पीछे। जोर से बोलिए, बोलना है तो एकदम टाइम टाइम बोलिए। आपसे तो बढ़िया लड़की बोल रही है, बोलिए तो स्मिता, जो सुनिए कैसे बोल रही है। CGS पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक स्टैट वोल्ट या एफ वोल्ट होता है। SI पद्धति में वोल्ट। बहुत बढ़िया, बैठिए। चलिए ध्यान से समझिएगा, हम बात करेंगे कि इसका CGS पद्धति में जो होता है वो स्थैत वोल्ट होता है या एब वोल्ट होता है। CGS पद्धति में क्या होता है? स्थैत वोल्ट या एब वोल्ट होता है। लेकिन विद्युत विभव का अगर SI पद्धति में मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है? वोल्ट होता है ना। या फिर हम जूल पर कूलाम भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जूल पर कूलाम या जूल प्रति कूलाम भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोर्ड पे देखिए, ऋणात्मक विद्युत विभव से क्या तात्पर्य है? ऋणात्मक विद्युत विभव से क्या तात्पर्य है? बताइए बाबू पीछे। जब धनावेश को लाने में विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त होता है तो उस पर आधारित की जा सकने वाली। बैठिए, आप बताइए। जब धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा उस धनावेश से लगने वाले आकर्षणात्मक बल होता है। आकर्षणात्मक बल हो तो अर्थात ऋणात्मक विद्युत विभव। बैठिए, और कोई बताएगा उधर? बताइए। जब धनावेश को लाने में ऊर्जा प्राप्त होता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा धनावेश का बल आकर्षणात्मक होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। ऋणात्मक विद्युत विभव से क्या तात्पर्य है? वैसे सबसे पहले हम विद्युत विभव की बात आपको बताना चाहेंगे कि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन हम किस आवेश को ला रहे हैं? धनावेश को। धनावेश को लाएंगे कहां पर? ऋणात्मक क्षेत्र में ना, ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र में लाएंगे। तब उस धनात्मक आवेश को क्या करेगा? वो अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तब उस स्थिति में जो विद्युत विभव होगा वो ऋणात्मक विद्युत विभव होगा। तो हम कहेंगे इसका परिभाषा कि जब धनावेश को लाने में विद्युत क्षेत्र से ना ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात हम कहेंगे विद्युत द्वारा जो धनावेश पर बल आकर्षणात्मक होता है, तब विद्युत क्या होगा? विभव ऋणात्मक होगा।
आकर्षण कब होगा? जब विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक होगा। और हम एकांक धनावेश को हम ला रहे हैं, तो धनावेश को हम विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं और विद्युत क्षेत्र कैसा है? तो ऋणात्मक है। तब वहां पर आकर्षण लगाएगा, जब आकर्षण लगाएगा तो विद्युत विभव हमारा क्या होगा? ऋणात्मक होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, इस कथन का क्या तात्पर्य बताइए? विस्थापित करने में कृत कार्य। बैठिए और बताओ बाबू। इस कथन से तात्पर्य है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को। बैठिए, ध्यान से समझिए। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट कब होगा? जब कोई भी आवेश ना इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ना विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा वो 1 जूल कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। विद्युत विभव हम जानते हैं VA माइनस VB ना बराबर ये होता है WAB बाई Q होता है। तो बाबू अगर ये पूरा 1 हो और ये भी हमारा 1 कूलम हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 जूल बन जाएगा। तो हम कहेंगे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा। क्या होगा? 1 जूल। बात समझ में आया? हम इसको लिखेंगे क्या? इस कथन से तात्पर्य है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक आवेश को विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होता है वह कार्य 1 जूल के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत बल रेखाओं की दिशा में चलने पर विद्युत विभव बढ़ता है अथवा घटता है? बताइए सभी लोग, क्या होगा? घटता है। कैसे? यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में समझिएगा। ये आवेश है ना, और आवेश से हम जितना ही अधिक दूर हम जाते हैं ये क्या होता है? ये धीरे धीरे इसके मान में ये परिवर्तन होते जाता है, मीन्स ये घटते हुए जाता है। क्या होता है? घटते हुए जाता है। क्योंकि प्रकाश के पास अगर हम रहते हैं तो वो बहुत तेज होता है, लेकिन प्रकाश से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं उसकी तीव्रता का मान क्या होता है? घटते जाता है। नहीं, अगर बल्ब के पास है, ट्यूबलाइट के पास है तो यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है और पीछे आप देखिएगा तो लाइट वहाँ पे कम है, क्योंकि इसकी तीव्रता जो होती है वो घटते जाती है, कम होती जाती है। इसीलिए विद्युत विभव का मान भी कम होते जाएगा, यानी कि घटते जाएगा। लिखेंगे घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है, फिर कह रहा है ऋणात्मक है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? बताइए स्मिता, आप बताइए। यदि आवेश पर धनात्मक हो तो उस पर बल प्रतिकर्षणात्मक होगा तथा वो सजातीय होगा। यदि ऋणात्मक हो तो उस पर बल आकर्षणात्मक होगा, वो विजातीय। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी स्थितिज ऊर्जा अगर धनात्मक है, धनात्मक होने का अर्थ यह है कि वह बताता है कि दोनों आवेश जो है वो कैसा है? सजातीय है। कैसा है? सजातीय है। सजातीय का मतलब या तो वो धनात्मक होगा या तो वो ऋणात्मक होगा ना। देखिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम U = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। ध्यान से समझिएगा, ये होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो स्थितिज ऊर्जा में हम लोग देखते क्या है कि अगर दोनों धनात्मक हैं या फिर दोनों ऋणात्मक हैं तो उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो धनात्मक होगा ना, यानी कि दोनों जब सजातीय होंगे तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? धनात्मक होगा। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक अगर ऋणात्मक होगा तो वो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। तो इसको हम लोग आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है, अतः आवेशों के बीच में जो होगा वो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब दोनों या तो धनात्मक होंगे या फिर ऋणात्मक होंगे, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। परंतु अगर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के आकर्षण करेंगे, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो परंतु
लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या शून्य हो, विद्युत क्षेत्र शून्य न हो। बताइए कौन सा ऐसा स्थिति है? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य कभी नहीं होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान शून्य होता है। हम कहेंगे क्या कि हाँ, जैसे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, विद्युत विभव का मान शून्य होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं? दो समविभव पृष्ठ परस्पर कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे, 2-3 बार आ चुका है। हम कहेंगे नहीं, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, या दो समविभव पृष्ठ को एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते हैं। अगर काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगे ना, दो दिशाएं होंगी, जो कि यह असंभव है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कहेंगे। किसी क्षेत्र में विद्युत विभव नियत है, वहां पर आप विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या बताइएगा? क्या होगा? क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि जहां पर विद्युत विभव नियत होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य होगा। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा? बताइए बताइए। हाँ बताइए बाबू। बैठिए, आप बताइए। बैठिए, आप बताइए बाबू। बैठिए, आप बताइए। चलिए बैठिए, ध्यान से समझिए, कम से कम ध्यान से सुनना चाहिए अगला क्या बोल रहे हैं ना। सुन करके आपको कम से कम याद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं किताब पलट करके आएंगे नहीं, नोट्स पलट करके आएंगे नहीं, सोचेंगे कि डायरेक्ट हम देख लें, डायरेक्ट पढ़ लें। नहीं, आप डायरेक्ट मत पढ़िए, ध्यान से सुनिए, देखिए क्या बोला जा रहा है। जो चीज़ हम लोग देखते हैं सुनते हैं वो जल्दी याद होता है। बाकी तीनों लोग बच्चे सही बताए हैं, आप सही नहीं बताएं। ध्यान से समझिएगा, यदि R इज ग्रेटर देन L हो तब P भी बराबर हम क्या कहेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। क्या होगा? P बाई R स्क्वायर। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत? ध्यान से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत ईमानदारी से करिएगा, फल जरूर मिलेगा। मेहनत ईमानदारी से नहीं करिएगा, फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि धान रोपेंगे और गेहूं काटेंगे। संभव है? बिना पढ़े हम बिहार टॉपर बन जाएंगे? संभव है? कभी नहीं। आपको कम से कम मेहनत करना पड़ेगा ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एक बार कोर्स का पैसा दे दिए तो उनको समझ में आता है यार पूरा पैसा दे दिए, अब उसी में सब चीज़ करेंगे। नहीं, हर चीज़ का एक सिस्टम बना होता है, उस सिस्टम में ढलिए, और जो टीचर आपसे कहता है उस टीचर की बात को ध्यान से सुनिए, समझिए ना। जो टीचर की बातों को फॉलो करता है वो लाइफ में हमेशा सक्सेस करता है, याद रखिएगा। जो अपना फालतू दिमाग लगाता है वो कभी सक्सेस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा? शून्य। क्यों होता है? हाँ बैठिए, ध्यान से समझिएगा। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर होता है वो विद्युत विभव वहां पर शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है। याद रखिएगा, विद्युत विभव का मान क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत, बताइए विभव का सूत्र क्या होगा किसी भी बिंदु पर? बैठिए, आप बताइए। बैठिए, बताइए अस्मिता, बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए।
E बराबर 1/4 pi epsilon naught p cos theta by r square। बैठिए, आप बताइए बाबू। E बराबर 1/4 pi epsilon naught p cos theta by r square। हाँ बैठिए, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र होता है ना। जैसे हम लोग किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर विद्युत विभव का भी सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, बताओ बाबू। वह पृष्ठ जिस पर प्रत्येक विभव का वितरण आवेश का वितरण का मान समान हो, संयोजित करता है। बहुत बढ़िया। विभव पर आवेश का वितरण। और बताइए, कोई बताइए शिवम। वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर आवेश का वितरण समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझ लीजिए। समविभव पृष्ठ क्या है? सम का मतलब होता है बराबर या समान ना पृष्ठ, यानी कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो, वैसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो, वैसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। कोई दिक्कत, याद रहेगा ना? ना सर। उल्लू कहीं के, अरे उसको सुनाना होगा तो खुद खड़ा होकर के सुनाएगा, तुम काहे उसके चक्कर में पड़े हो। नाम है बॉबी देओल, लेकिन काम है नहीं, सनी देओल की काम नहीं है ना, उल्लू वाला काम है। अरे नाम में थोड़ा सा सनी देओल, बॉबी देओल नाम रख लेता है लोग ऐसे ऐसा ना, ये पूछना नहीं है। एक आता है, एक मतलब 11 क्लास में आता है, क्या नाम है बाबू, तो वो बोला कि मेरा जज नाम है ना, मेरा जज नाम है। तो उसका एगो दोस्त है, सर मेरा नाम लिख लीजिए, वो वकील। हम कहते हैं यार तुम लोग एक साथ चलते हो, फैसला और केस एक साथ करते हो, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। तो नाम रखे हुए हैं, नाम के अकॉर्डिंग अपना काम भी होना चाहिए हैं, लेकिन नहीं। अरे भाई नाम हीरो वाला रखे हैं बॉबी देओल, तो जीरो वाला काम क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाह्य क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, बताइए बाबू। फिर से बहुत बढ़िया, जिसको आता है कृपया करके खड़ा हाथ कर लीजिए कि सर हम बताने वाले हैं, उसके बाद हम खुद पूछ लेंगे। बताइए बाबू पीछे। बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए जब बोली है तो इस तरह से बोली है, U बराबर -PE cos थीटा, आधा नहीं, क्या बोलेंगे, U बराबर -PE cos थीटा। ये स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, सूत्र होता है, यह हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, चालक के भीतर विद्युत स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, क्या होता है? किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। याद रखिएगा, हम कहेंगे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत परिरक्षण किसे कहते हैं, बताइए बाबू शिवम। वह क्षेत्र जिसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उसकी रक्षा किया जाएगा, उसका परिरक्षण कहते हैं विद्युत परिरक्षण। बेटी आप बताएं। किसी निश्चित क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण करते हैं। बहुत बढ़िया, और इधर कोई बताएगा, बताइए। किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। हम कहेंगे कि स्थिर विद्युत परिरक्षण किसे कहते हैं। ये क्या होता है, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत परिरक्षण। अक्सर आप घरों के ना छत पर देखिएगा तिरछुल आकार का दिखाई देता है, वो क्यों लगता है, स्थिर विद्युत परिरक्षण के कारण। वो लगाने से क्या होता है कि जब बिजली गिरती है तो घर का नुकसान नहीं करती है, उस बिल्डिंग का नुकसान नहीं करती है, उससे बचाने के लिए हम लोग विद्युत परिरक्षण का यूज करते हैं। इसलिए कहेंगे एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहेंगे। जब किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। बात समझ में आया।
पारा विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? पारा विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? बताइए बाबू। किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम तीव्रता का मान जो उसके बिना विभजन के दिया जा सकता है उसे पारा विद्युत सामर्थ्य। बैठिए, आप बताइए। किसी विद्युत विभाजन के बिना उस आरोपित की समय वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अधिकतम मान को ही पारा विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ये डांस करते हुए बताना जरूरी है। बैठिए उल्लू गए। देखिए, जब आप खड़ा होकर के बताते हैं तो एकदम ऐसा बताइए कि सब लोग का अट्रैक्शन हो। अब डांस करने लगी है, बताइए ये कौन सा तरीका है? अट्रैक्शन नहीं, ये बुड़बक वाला काम है। ध्यान से आप ये देखिए, इसी को बोलते हैं पर्सनालिटी है। जब कोई किसी से डेफिनेशन पूछिए तो वहीं पे डांस करने लगेगा, सर ऐसे, अरे उल्लू कहीं के। चलिए ध्यान से समझिए क्या होता है पारा विद्युत सामर्थ्य। हाथ मलना मतलब हाथ क्यों कहता पछता रहे हो? ऐसे ऐसे लग रहा है कि सबसे महा ठंडा इसी को लग रहा है? सुन लीजिए, पारा विद्युत सामर्थ्य क्या होता है? किसी पारा विद्युत माध्यम में ना बिना विद्युत विभंजन का अधिकतम विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करना ही क्या कहलाता है? पारा विद्युत सामर्थ्य कहते हैं ना। बिना विद्युत विभंजन का, विद्युत विभंजन का मतलब क्या? मतलब यह हुआ है कि बिना रुकावट का विद्युत क्षेत्र अध्यारोपित करना, आरोपित करना ना। तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र आरोपित करना ही क्या कहलाता है? पारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। कहेंगे किसी पारा विद्युत में विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित अधिकतम विद्युत क्षेत्र की मात्रा ही उस पदार्थ का हम पारा विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? कौन इधर बताएगा? विद्युत धारिता किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए उस पर आवश्यक आवेश की मात्रा को विद्युत धारिता। बैठिए, आप बताइए। विद्युत क्षेत्र में विभव की मात्रा को बढ़ाने आवश्यक मात्रा को बैठिए, और कोई बताएगा बाबू उधर? हाँ बताइए। किसी चालक के विद्युत विभव में बैठिए, वृद्धि लाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को विद्युत धारिता है। चलिए एक लाइन का डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक में इकाई विभव प्रवाहित कराने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक में इकाई विभव प्रवाहित करने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उस चालक का क्या कहेंगे? विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक में ना इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारिता कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इकाई नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है? क्या होगा? C बराबर Q बाई भी। चलिए C बराबर Q बाई भी याद रखिएगा। C बराबर Q बाई भी आप लोग को जब क्लास में पढ़ाया गया था तब तो आप लोग को समझाया गया था कि इसको आप सुधारिएगा ना। चलिए C बराबर Q बाई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारिता कौन सी राशि है? विद्युत धारिता कौन सी राशि है? क्यों अदिश राशि है? चलिए इधर देखिए, आवेश और विद्युत विभव दोनों अदिश राशि है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड ना। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? कूलम प्रति वोल्ट। क्या हो सकता है? कूलम प्रति वोल्ट। याद रखिएगा, फैराड होगा या कूलम प्रति। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारिता का बीमा क्या होगा? बताइए पीछे बैठिए। देखिए इसको हम निकाल सकते हैं बोर्ड पर। देखिए हम क्या करेंगे, आवेश का AT होता है V का M L स्क्वायर A का पावर
-1, तो क्या हो जाएगा बाबू, m-1 l का पावर -2, ये t का पावर 4 और a का पावर, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता का बीमा m इनवर्स l का पावर -2, t का पावर 4 और a का पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जिसको बताना है हाथ खड़ा करें। हाँ बताइए। संधारित्र का निर्माण दो चालक वस्तु को इस प्रकार पृथक करके किया जाता है कि उस पर आवेश का अधिकतम मान प्राप्त हो। बहुत बढ़िया, और कोई बताएगा? बताइए बाबू। दो चालक पदार्थों को किसी तरह माध्यम से इस प्रकार पृथक किया जाता है कि उसमें आवेश की अधिकतम उच्च ऊर्जा संचित किया जा सके। बैठिए, देखिए संधारित्र क्या होता है। यह दो चालक पदार्थों का बना हुआ एक ऐसा परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है जिसमें अधिकतम आवेश का अधिकतम ऊर्जा का मान उसमें क्या हो जाए, संचित हो जाए, उसे हम संधारित्र कहते हैं। याद रखिएगा, संधारित्र में कितने चालक पदार्थ होते हैं? दो चालक पदार्थ होते हैं और दोनों के बीच में एक परावैद्युत माध्यम रख देते हैं और परावैद्युत माध्यम रखने से उसमें जो आवेश की मात्रा संचित करने का होता है, ऊर्जा की मात्रा जो संचित करने का होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संधारित्र का उद्देश्य क्या होता है बाबू? हाँ, संधारित्र जो होता है ना, संधारित्र अक्सर आप लोग देखे होंगे। संधारित्र क्या होता है? ये देखिए संधारित्र है, इसका काम क्या होता है? आवेशों को इकट्ठा करता है, आवेशों को संचित करता है, ऊर्जा को संचित करता है ना। ऐसे पदार्थ ये अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग मतलब इसका डिजाइन होता है, मतलब छोटा बड़ा ना, बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है, अलग अलग इसका साइज होता है। इसका काम क्या होता है? सिंपल आवेश को इकट्ठा करना है, ऊर्जा को इकट्ठा करना है। तो हम क्या कहेंगे? इसका उद्देश्य विद्युत आवेश को संचित करने में और ऊर्जा को भी संचित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर प्लेट संधारित्र को यह नाम क्यों दिया गया? खड़ा होकर के बताना है जिसको बताना है। हाँ, बैठिए, आप बताइए। इसका निर्माण अल्प दूरी पर पृथक किए गए दो चालक प्लेटों से किया जाता है। बैठिए, देखिए दो चालक पदार्थों को एक दूसरे के समानांतर रख करके निर्माण किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो समानांतर संधारित्र प्लेट दिया गया ना। समानांतर संधारित्र प्लेट का मतलब होता है कि दो प्लेट एक दूसरे के क्या किए गए हैं? समानांतर रखा गया। ठीक है, हम क्या कहेंगे? क्योंकि इसका निर्माण अल्प दूरी पर अल्प दूरी से पृथक किए गए दो समानांतर प्लेटों को, आप देख सकते हैं पी क्यू जो है वो दो प्लेट है और दोनों को अल्प दूरी डी पर रखा गया है और इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ को रख दिया गया है। ऐसे संधारित्र को हम लोग समानांतर ना क्या कहेंगे? संधारित्र प्लेट कह देते हैं या समानांतर प्लेट संधारित्र कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड प्रति मीटर होता है? कहेंगे कि हाँ। देखिए क्यों? क्योंकि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? CD बाई A, C का फैराड होता है और D का मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर कट जाएगा, वो हो जाएगा फैराड पर मीटर। बात समझ में आया? किसी को डाउट है? एक पिको फैराड में कितना फैराड होता है? कितना होता है? 10 का पावर माइनस 12 फैराड होता है। एक पिको फैराड में कितना फैराड होता है? 10 का पावर माइनस 12 फैराड होता है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो 0 होता है। याद रखिएगा, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉपर की दो गोलों की त्रिज्याएं समान है, जिसमें एक को खोखला व दूसरे को हम क्या कर देते हैं?
ठोस दे देते हैं। ये देखिए दो गोला है ना, P और Q, ठीक है। दो खोखला, ये मतलब दो गोला है, एक खोखला है और दूसरा का ठोस है, और इस पर समान आवेश दिया गया, इस पर भी समान आवेश, इस पर भी समान आवेश दिया गया, आवेशित किया जाता है। कह रहा किस गोले पर आवेश का मान जो होता है अधिक होता है, सॉरी इस पर समान विभव है ना, समान विभव है। कह रहे हैं किस पर सबसे ज्यादा जो है वो आवेश अधिक है, ठोस पर है कि गोला पे है, बताइए। दोनों पर आवेश समान होगा, क्योंकि किसी भी गोलीय पृष्ठ पर आवेश बाहरी पृष्ठ पर होता है, अंदर आवेश 0 होता है। बहुत बढ़िया, चलिए आपका कथन बहुत सही है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बाबू Q बराबर होता है क्या, C भी ना, Q बराबर क्या होता है, C भी, अतः दोनों में आवेश की मात्रा क्या होगा, समान होगा, इसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है ना। ये ठोस है कि खोखला है, इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मतलब कि गोला बड़ा छोटा होगा तो आवेश मतलब बढ़ेगा, समान गोला होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊंचाई के साथ पृथ्वी के वातावरण की विद्युत चालकता बढ़ती क्यों है, बताइए। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वातावरण की आयनीकरण भी बढ़ती जाती है, इसके कारण विद्युत चालकता बढ़ता है। चलिए ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का आयनीकरण बढ़ते जाता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के आयनीकरण में वृद्धि के कारण ही विद्युत चालकता का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के आयनीकरण में वृद्धि होती है, अतः इस आयनीकरण के कारण ही वायुमंडल की चालकता जो होती है वो बढ़ती जाती है। बात समझ में आया, किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी एकल चालक की धारिता से आप क्या अर्थ लगाएंगे, इधर कोई बताए, कोई बताए, बताइए। एकल चालक धारिता की तुलना उस समानांतर प्लेट संधारित्र से किया जाता है जिसका एक प्लेट अनंत पर। बैठिए, और कोई बताए, बताइए। एकल चालक की तुलना में किसी एक समानांतर प्लेट संधारित्र को लिया जाता है जिसमें एक प्लेट अनंत पर। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। एकल संधारित्र का अर्थ यह होता है कि देखिए कोई भी समानांतर प्लेट में दो चालक पदार्थ होता है, एक प्लेट को हम अनंत पर रख देते हैं तो एक प्लेट नीचे रह जाता है, मतलब वह प्लेट जो होता है वो एकल चालक कहलाता है। एकल चालक में क्या होता है कि एकल चालक की तुलना में किसी भी समानांतर प्लेट का एक चालक को क्या कर दिया जाता है, अनंत पर स्थापित कर दिया जाता है ना। जिसका एक प्लेट अनंत पर हो तो वो बन जाता है क्या, एकल चालक बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताया, कोई बताए, बताइए। सर चालक के क्षेत्र में अन्य चालक की गतिविधि पर निर्भर करता है, चालक बैठिए, और कोई बताएगा, बताइए। चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर तथा चालक के निकट अन्य चालक के उपस्थिति। बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए हम लोग C = ε0A/d पढ़े हैं। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहला कि दोनों चालक के प्लेटों के क्षेत्रफल पर और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। ये देखिए प्लेट कैसा है, इस तरह का अगर हम प्लेट करते हैं तो इसके क्षेत्रफल A पर और दोनों के बीच की दूरी D पर निर्भर करता है। बात समझ में आया, किसी को डाउट है? हम क्या कहेंगे, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समानांतर पट्टिका संधारित्र का सूत्र क्या होता है? सामने बोर्ड पर लिखा हुआ C = ε0A/d। किसी भी समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C = ε0A/d होता है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, बताइए पीछे बाबू। बहुत बढ़िया, बैठिए, और कोई बताएं। बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए C = C1 + C2 + C3 ... हम कर लेते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र का क्या है, या धारिता का सूत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया, सबको याद है, सबको याद है। ऑफलाइन सारे बच्चों को याद हो गया क्वेश्चन। हमें उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी ये क्वेश्चन याद हुआ होगा
कि 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो चलिए आज हम जाते जाते एक और पॉजिटिव थॉट की बात करेंगे कि देखिए, सपने सच करने के लिए पहले उन्हें देखना और समझना बहुत जरूरी है। कोई भी सपना हो उसे पहले देखिए, उसके बाद समझिए और उस पर अपना मिशन लागू कर दीजिए, उसके बाद आप सक्सेस हो पाइएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इसी तरह से हर वीडियो को देख करके एग्जाम का प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।